नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर प्लांट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीव जगत के वर्गीकरण के ऊपर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोस किंगडम। इसमें हम लोग देखेंगे आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया 5 जगतीय वर्गीकरण, जो कि बायोलॉजी का एक बेसिक से शुरू होता है। इसमें आपको पता चलेगा कि जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो भी कैरेक्टर है उनके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने वर्गीकरण दिया है वह कैसा है। वह 5 जगतीय वर्गीकरण है और कब दिया है? 1969 में। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया है? आर.एच. व्हिटेकर ने। और कब दिया है? 1969 में। तो इसमें हम लोगों को देखना ये है कि जो आर.एच. व्हिटेकर सर हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर 5 भागों में बांट दिया। या कह सकते हैं कि 5 जगतों में उन्होंने हमारे जीव जगत को बांटा। तो जगतों में बांटा, उनको देख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने बांटा मोनेरा जगत में। मोनेरा। दूसरा हमारे पास यहां पर आता है प्रोटिस्टा। तीसरा हमारे पास आता है कवक। चौथा हमारे पास आता है पादप। और 5वां हमारे पास आता है जंतु। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जीव जगत को 5 भागों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। तो इन सब के क्या लक्षण हैं, इनको हम बारी बारी से समझते जाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनेरा जगत क्या है। मोनेरा जगत के बारे में जितने लक्षण हैं मैंने सब यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। आपको भी इनको नोट डाउन करना होगा और याद भी करना होगा। देखिए, मोनेरा जगत जो है, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो 5 जगतीय वर्गीकरण है उसका प्रथम जगत है, यानी कि सबसे पहला जगत जो आर.एच. व्हिटेकर ने बांटा, तो किसमें बांटा? मोनेरा जगत में। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा नहीं है, तो आप फिर भी उसको नोट करेंगे कि जो मोनेरा जगत है उसके जीव सबसे ज्यादा प्राचीनतम माने जाते हैं। यानी कि सबसे पुराने जीव जो माने जाते हैं वह किस जगत के अंतर्गत आते हैं? वह हमारे मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं तो इनका शारीरिक स्तर जो होता है वह बहुत ही सरल होता है, यानी कि प्राथमिक होता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया कि 5 जगतीय वर्गीकरण का प्रथम जगत है, क्योंकि आपको मैंने से बताया है। दूसरा पॉइंट देखिए, सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं वह सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो वर्गीकरण का प्रथम जगत है, अर्थात इसके अंदर जितने भी जीव आएंगे वो सारे बेसिक जीव होंगे, प्राथमिक जीव आएंगे। तो जब प्राथमिक जीव कोई होगा तो उसका शारीरिक स्तर कैसा होगा? एक कोशिकीय, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय। जब एक कोशिकीय है तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि सभी जीव कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों से क्या तात्पर्य है, आइए इसको समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों से तात्पर्य हमारा ये है कि इनमें जो भी जीव पाए जाते हैं उनका शारीरिक स्तर इतना अच्छा नहीं होता है, उनका केंद्रक सुगठित नहीं होता है। यहाँ पर अगर आपको मैं एक बात और बताऊं कि कोई भी सेल होती है हमारी, यानी कि कोशिका, बेसिकली जब इस पे हम चैप्टर पे आएंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि कोई भी कोशिका होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक हमारे पास होती है यूकैरियोटिक और दूसरी हमारे पास हो जाती है प्रोकैरियोटिक। तो अंतर दोनों में एक आपको मेजर डिफरेंस बताता हूं। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके केंद्रक पर झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में ना मिलकर अलग अलग होता है। जबकि जो हमारे प्रोकैरियोटिक्स होते हैं इनमें जो कोशिका झिल्ली होती है और जो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, जिस कारण जो हमारा केंद्रक द्रव्य होता है वह संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। तो ये जो हमारे हैं ये हमारी प्राथमिक की श्रेणी में आती है, जबकि ये हमारी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, उस श्रेणी में आती है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरा जगत के, कहने का मतलब है कि इनका जो शारीरिक लेवल है वह बहुत ही सरल है, अर्थात इनका जो केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य आपस में मिला हुआ रहता है। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर देखा कि सभी जीव स्वकोशी अथवा परपोषी होते हैं।
इस जगत में स्वपोषी जीव तो आते ही हैं, साथ ही परपोषी जीव ये भी आते हैं। स्वपोषी और परपोषी को हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए आप यहां पर साइड में देख सकते हैं, जो हमारे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी, इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषी जीव से तात्पर्य क्या है? स्व का मतलब होता है स्वयं और पोषी का अर्थ होता है पोषण। ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं कर पाते हैं वो कैसे कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जीवों का एक विशेष लक्षण यह भी होता है कि इनमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो एक बात सामने निकल के आई कि जितने भी जीव स्वपोषी होंगे उन सभी के अंदर हरित लवक उपस्थित होता है, क्योंकि हरित लवक ही एक ऐसा कोशिकांग है या ऐसा पार्ट है जो सूर्य के प्रकाश से भोजन को तैयार करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को निर्माण करता है। तो वह जो प्रक्रिया होती है वह में आगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और जो परपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे वस्तु से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो वह प्रकार के जो जीव कहलाते हैं वे हमारे कहलाते हैं परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखा है कि जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वह स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण के तौर पर जैसे आपको दिखाया गया, हमारे जीवाणु हो गए साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में आप लोग लिखेंगे इसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं। किसे? साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कही जाती है। यू बैक्टीरिया हो गई, हमारे टैक्सी हो गई। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे ऐसे जीव हैं इनका शारीरिक लेवल बहुत ही सरल होता है, प्राथमिक जंतु होते हैं, सबसे प्राचीनतम जंतु माने जाते हैं। तो वे सब हमारे किस जगत में आते हैं? हमारे मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम दूसरा जगत पढ़ेंगे, यानी कि प्रोटिस्टा जगत। अब बात करते हैं जगत प्रोटिस्टा के ऊपर। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आपके पास सामने निकल करके आता है कि जो प्रोटिस्टा शब्द दिया हैकल ने दिया। यहां से ये प्रश्न अक्सर आपकी यूपी कैडेट की परीक्षाओं में तो आप देखेंगे तो आपको हर दूसरी तीसरी परीक्षा में मिल जाएगा, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि प्रोटिस्टा शब्द दिया है हैकल ने। अब दूसरा बात करते हैं कि यूकैरियोटिक जीवों का प्रथम जगत है। यूकैरियोटिक जीवों का प्रथम जगत से तात्पर्य क्या है कि इससे पहले वाला जगत मोनेरा जगत, उसमें आपने देखा कि जितने भी हमारे जीव हुआ करते थे वो सभी शारीरिक स्तर उनका कोशिका स्तर का होता था, और जबकि उनका जो कोशिका कैसी होती थी? प्रोकैरियोटिक होती थी। तो यह जो जगत है प्रोटिस्टा जगत है, इसमें सबसे पहले किस जीव का विकास हुआ? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य है इनका जो केंद्रक था और कोशिका में जो केंद्रक की उपस्थिति थी वह अब सुव्यवस्थित तरीके से हो गई थी, यानी कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अंतर हो गया था, उनके बीच एक झिल्ली आ गई थी जिसको हम केंद्र झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। शारीरिक स्तर इनका भी एक कोशिकी ही रहा, एक ही कोशिका के अंदर ये पूरे जीव पाए जाते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इसमें देखा कि विकास किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक हुए, यानी कि जिनकी कोशिका उतनी अच्छी सुव्यवस्थित नहीं थी। अब हमारे पास थोड़ा विकसित जगत आया प्रोटिस्टा, जिसमें आपने देखा कि शारीरिक स्तर कोशिका स्तर का तो है, लेकिन यूकैरियोटिक जीव हो चुके हैं, यानी कि इनकी कोशिका में कहीं ना कहीं थोड़ी विशेषता आ गई कि अब इनका केंद्रक सुव्यवस्थित और सुकेंद्रित हो गया। गमन की बात करें तो गमन प्रायः इसमें होता है कूटपाद द्वारा, रोमांभ यानी कि सीलिया द्वारा, और फ्लैजिला यानी कि कशाभिका द्वारा। इसमें गमन के लिए तीन चीजें हमारे पास सामने निकल कर आती हैं कि कूटपाद द्वारा। यहां से आप एक पॉइंट हमेशा नोट करके चलेंगे और याद करके चलेंगे कि जो कूटपाद द्वारा गमन होता है, ये गमन किसमें होता है? ये गमन अमीबा में होता है। अमीबा में गमन होता है कूटपाद के द्वारा। रोमांभ यानी सीलिया के द्वारा गमन किसमें होता है? सीलिया के द्वारा गमन होता है हमारा पैरामीशियम में। और यूग्लिना किस प्रकार से गमन करता है? तो वह हमारा गमन करता है कशाभिका यानी कि फ्लैजिला के द्वारा। अगला पॉइंट इसमें देखें, सभी जीव परपोषी होते हैं, अर्थात जितने भी जीव इसमें प्रोटिस्टा जगत में पाए जाएंगे वह सभी जीव हमारे परपोषी हो जाते हैं। किस प्रकार से? जब ये परपोषी हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जीव किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहां पर एक बात आप और नोट करेंगे कि जो परपोषी और परजीवी
बहुत सारे हमारे बच्चों का, विद्यार्थियों का डाउट ये रहता है कि सर परपोषी और परजीवी एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। परपोषी और परजीवी, आप शब्द से ही इसका अर्थ अगर निकालना चाहें तो दूसरे पर पोषण प्राप्त करने वाले, और पर मतलब दूसरों पर, और जीवी मतलब जीने वाले, है ना। दूसरों में जीवित रहने वाले जो जीव हैं वो परजीवी कहलाते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर ही रहते हैं और उसी से अपना पोषण प्राप्त करें, किसी जीव के अंदर ही घुस जाते हैं। परपोषी ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करें, जैसे मनुष्य स्वपोषी की श्रेणी में नहीं आता है। कई लोग कहते हैं, कई बार प्रश्न बच्चों के सामने रखा जाता है कि मनुष्य स्वपोषी है या परपोषी है, तो बच्चे कहते हैं कि सर मनुष्य स्वपोषी है क्योंकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ पर भोजन किचन में बनाने का मतलब नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर जो जीव अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं वो जीव कहलाते हैं स्वपोषी, और जो जीव अपना पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं वह कहलाते हैं परपोषी। तो मनुष्य एक परपोषी जीव है, यानी कि हम किसी दूसरे चीजों से, जैसे गेहूं अनाज हमने उगाया तो हम उससे अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, किसी हम पौधों पर आश्रित हैं या मांस के लिए जंतुओं पर आश्रित हैं तो हम परपोषी की श्रेणी में आएंगे। जबकि वही बात की जाए जूं की या खटमल की, तो जूं का आपने देखा होगा कि जो सिर में हमारे बाल होते हैं, बालों में रहते हैं, सिर पे रहते हैं जूं, तो कहीं ना कहीं वो पैरासाइट यानी कि परजीवी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वह हमारे अंदर रहते हैं और हमारे अंदर से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अंतः परजीवी, परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी में जो हमारे शरीर के बाहरी भागों पर रहते हैं, जैसे खटमल हो गया, और वही अंतः परजीवी जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। कई सारे हमारे दीमक की आंत में पाया जाने वाला एक प्रोटोजोआ है ट्राइकोनिम्फ, जो कि एक परजीवी, अंतः परजीवी के रूप में कार्य करता है। तो इस पर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो उस पर भी आपको एक पूरी ब्रॉड वीडियो मिल जाएगी। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो आपको मैंने बता दिया कि कूटपाद द्वारा गमन होता है अमीबा में, रोमाम यानी सीलिया द्वारा गमन होता है पैरामीशियम में, और कशालिका यानी कि फ्लैजिला द्वारा गमन होता है हमारा यूग्लिना में। सभी जीव परपोषी होते हैं, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि हाँ, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी जीव परपोषी आते हैं। फिर सर मैंने यहाँ पर जब उदाहरण की बात की तो उदाहरण में मैंने यहाँ पर लिखा अमीबा, ठीक है भैया, परपोषी है। पैरामीशियम ये भी परपोषी है, लेकिन जो हमने यहाँ पर ये लिखा है यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप समझेंगे। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, यानी कि यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो स्वपोषी होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा यूग्लिना है, यूग्लिना के शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये क्या करता है, दिन में तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये स्वपोषी की तरह व्यवहार करता है, लेकिन रात्रि में यह परपोषी की तरह व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि रात्रि में सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, तो यह अपना भोजन के लिए बाह्य जीवों पर आधारित रहता है। तो इस श्रेणी में देखा जाए तो यह परपोषी की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपके कंपटीशन में कि यूग्लिना कैसा प्रोटोजोआ है, तो आप कहेंगे स्वपोषी है। अगर प्रश्न आएगा कि निम्न में कौन सा स्वपोषी है, ऑप्शन इसी प्रकार से होंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक दे दिया कॉकरोच, तो आप उसमें क्या लगाएंगे, यूग्लिना। तो आपने देख लिया प्रोटोजोआ, सॉरी आपने देख लिया यहाँ पर प्रोटिस्टा। तो अब हम बात करेंगे कवक के ऊपर। कवक जगत के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए, जो आपके यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन पर हम लोग दृष्टि डाल देते हैं। देखिए कि जो कवक जगत है उसका सबसे पहला लक्षण यही है कि वह और अधिक विकास की श्रेणी में आता हुआ बहुकोशिकीय हो जाता है, यानी कि बहुकोशिकीय जंतुओं का प्रथम जगत है। बहुकोशिकीय जंतुओं से तात्पर्य क्या है, ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनते हैं बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। तो बहुकोशिकीय जंतुओं का कवक एक एग्जाम्पल हो जाता है। अगर आपसे कहीं प्रश्न आता है कि निम्न में बहुकोशिकीय है, और प्रश्न में आपको ऑप्शन इस प्रकार दिए जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और कवक, तो आप क्या लगाएंगे, कवक लगाएंगे। यदि प्रश्न आता है कि निम्न में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो आप उसमें लगाएंगे क्या, कवक। अगला देखते हैं, सभी जीव बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक हो जाते हैं।
अब इसमें कोशिका स्तर तो बदल ही गया, सभी जीव कैसे हो गए, बहुकोशिकीय हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए और यूकैरियोटिक्स हो गए, यानी कि केंद्रक युक्त कोशिका का निर्माण इसमें होने लगा। गमन की बात की जाए तो गमन अनुपस्थित होता है, जितने भी हमारे कवक होते हैं इसमें क्या है, गमन अनुपस्थित है। सभी जीव परपोषी होते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वह पक्सेनिया है, चाहे पेनिसिलियम है, चाहे फ्यूजेरियम है, चाहे राइजोपस है, ये सब कैसे हैं, परपोषी हैं, यानी कि किसी अपने भोजन के लिए किसी बाह्य जीव पर ही आधारित रहते हैं। तो आपने देखा कि कवक जगत के अंतर्गत कि बहुकोशिकीय जंतु हैं, अच्छी बात है, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक की कोशिका लेवल हो गई। तीसरा देखा गमन अनुपस्थित होता है, ये किसी प्रकार का गमन लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं। चौथा देखा कि ये जीव परपोषी होते हैं, ठीक है भाई। और उदाहरण के रूप में मैंने बात की तो पक्सेनिया, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम और राइजोपस। अब आपको बताते हैं जो कवक जगत है उसका एक प्रमुख लक्षण है, हर बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक पादप रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वह कवक जगत के अंतर्गत ही आता है। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट बना करके इस तरह से पॉइंट लिखा करिए, सर्वाधिक पादप रोग उत्पन्न करने वाले कारक किसके अंतर्गत आते हैं कवक जगत में, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है किस जगत के ऊपर, पादप जगत के ऊपर। अब देख लेते हैं पादप जगत के ऊपर। देखिए पादप जगत के बारे में हमारे पास कई सारी बातें हैं, जो कि अगर आप देखें तो पादप जगत ऑलमोस्ट विकसित हो चुका था। इसके बारे में अगर हम लक्षण देखें तो सबसे पहली बात बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगर आप कोई प्लांट देखें तो वह बहुकोशिकीय होता है, उसमें कई सारी कोशिकाओं के समूह से तैयार होता है। अगली बात यूकैरियोटिक होता है, यानी कि अच्छी कोशिका यानी कि सुदृढ़ कोशिका पाई जाती है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये जीव उत्पादक होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब उत्पादक होते हैं तो उत्पादक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वह कैपेबिलिटी होती है कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्लांट है तो वह भोजन के लिए किसी भी जीव पर आधारित नहीं रहता है, कुछ प्लांट को छोड़कर, जैसे अमरबेल एक परपोषी है तो वह एक अलग बात है, लेकिन जो बाद बाकी ऑलमोस्ट प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांटी जगत के अंदर आते हैं, उन सभी में ये लक्षण होता है कि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और जब किसी जीव में क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो वह अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि जो जीव है ये उत्पादक है, यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। गमन प्रायः अनुपस्थित होता है, चाहे आप किसी भी प्लांट को देखेंगे तो कोई भी प्लांट गमन नहीं करता है, वह एक ही स्थान पर स्थित रहता है, उसमें लोकोमोशन की शक्ति नहीं पाई जाती है। केवल वह अपनी लंबाई में वृद्धि और प्राथमिक वृद्धि यानी कि लंबाई में और द्वितीयक वृद्धि यानी कि चौड़ाई में वृद्धि, बस यही कार्य कर सकता है। अगर बात की जाए कि वह अपने स्थान से परिवर्तन करे तो वह अपने स्थान से परिवर्तन नहीं कर पाता, उसमें लोकोमोशन की शक्ति नहीं पाई जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उच्च कोटि के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी और अनावृतबीजी जो हमारे उच्च कोटि के आते हैं वह सभी हमारे पादप जगत के अंतर्गत यानी कि प्लांटी के खंड में आते हैं। तो अब लास्ट हमारे पास जो पॉइंट बनता है वो बचता है हमारे पास जंतु जगत। जंतु जगत 5 जगतीय वर्गीकरण जिसको आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया, उसका सबसे अंतिम और सबसे अधिक विकसित अगर कोई जगत है तो वह हमारे पास आता है जंतु जगत यानी कि एनिमल्स किंगडम। इसके अंदर बेसिक की बात की जाए तो बहुकोशिकीय होते हैं, जैसा आपने देखा जो हमारा बहुकोशिकीय संघ था, बहुकोशिकीय जगत है, उसका हमारा विकास हुआ था कवक जगत से। तो कवक जगत से आने वाले जितने भी जगत हैं उन सभी में बहुकोशिकीय शब्द तो लगा ही होगा, क्योंकि वो सभी बहुकोशिकीय तो होंगे। साथ ही साथ यूकैरियोटिक्स भी होते हैं और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर का अर्थ होता है कि उपभोग करने वाले जीव। जो जीव किसी पदार्थ का उपभोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। तो जब ये उपभोक्ता हैं तो अगली बात सामने आई कि ये जीव परपोषी भी होते हैं। जो हमारा जंतु जगत है, जंतु जगत में आपने जितने भी जंतुओं को देखा होगा कहीं ना कहीं वो सारे जीव कैसे हैं, वो सारे जीव परपोषी ही हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी बाह्य जीव पर ही आधारित हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं गमन उपस्थित और विशेष अंगों द्वारा। ये जो जीव होते हैं इसमें गमन उपस्थित होता है। हम सभी जंतुओं के श्रेणी में आते हैं तो हम सभी गमन तो कर ही सकते हैं, और गमन के लिए हमारे पास विशेष अंग जैसे
अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे पास पैर उपस्थित है, या कोई जीव है, बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें पंख उपस्थित हैं, और इसी प्रकार से गमन के लिए विशेष अंग उपस्थित हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पोरीफेरा टू कार्डेटा तक, जो पोरीफेरा क्या है और कार्डेटा क्या है, तो आपको मैं एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जो हमारे जंतु जगत का अगर वर्गीकरण आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास संघों में हमने डिवाइड किया है। सबसे प्राथमिक संघ हमारे पास आता है पोरीफेरा, और सबसे सुपीरियर संघ हमारे पास आता है कॉर्डेटा, जिसमें कि कॉर्डेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इस सभी सबके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा, बेसिकली पहले बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा आर्च व्हिटेकर द्वारा दिया गया 5 जगतीय वर्गीकरण, जिसको कब दिया आर्च व्हिटेकर ने, 1969 में। इसके अंतर्गत हमने देखा कि आर्च व्हिटेकर ने 5 जगत बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। आपको ये सीक्वेंस इसी प्रकार से याद करना होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। 1 2 3 4 5। आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो आर्च व्हिटेकर ने किस जगत की खोज किया, किस जगत में बांटा, तो मोनेरा में बांटा, फिर प्रोटिस्टा में बांटा, फिर कवक में बांटा, फिर पादप में और फिर जंतुओं में। विकास का क्रम ही यही है। सबसे पहले प्राचीनतम जंतु हमारे पास आए मोनेरा। मोनेरा में आपने देखा इनका शारीरिक स्तर कैसा था, ये एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव हुआ करते थे। इनके पास एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिका होती थी, और प्रोकैरियोटिक यानी कि सुदृढ़ कोशिका का अभाव रहता था, सुदृढ़ केंद्र का अभाव रहता था। फिर आए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या हुआ, जो हमारी कोशिका थी वह हमारी कोशिका यूकैरियोटिक में बदल गई, किससे, प्रोकैरियोटिक से, यानी कि अब हमारे पास सुदृढ़ केंद्रक और एक स्वस्थ कोशिका का निर्माण होने लगा। कवकों में आ गए तो हमने देखा यहाँ पर हमारा बहुकोशिकीय जंतुओं का प्रथम जगत है, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी जंतु आते थे वह सभी बहुकोशिकीय हो गए। पादप में आए तो हमने देखा यहाँ पर ये उत्पादक की श्रेणी में आ गए, ये प्रोड्यूसर की श्रेणी में आ गए, ये भोजन को उत्पन्न करने लगे। और जंतुओं की देखें तो हम उपभोक्ता की श्रेणी में आ गए, यानी कि कंज्यूमर्स की श्रेणी में आ गए। तो कहीं ना कहीं विकास का क्रम इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। प्रश्न भी कई बार आता है, बीएचयू में मोस्टली इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आर्च व्हिटेकर के 5 जगतीय वर्गीकरण का सही क्रम है, और ऑप्शन आपको इसी प्रकार से दे देगा, कहीं पर प्रोटिस्टा हटा देगा बीच से, कहीं पर पादप हटा देगा बीच से, लेकिन आपको उसमें टिक क्या करना होगा, एक ऐसा ऑप्शन जिसमें इसी क्रम में दिया रहेगा, वो ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद अगर आप देखें हमारे जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु है, हमने इसके ऊपर तो अध्ययन कर लिया 5 जगतीय वर्गीकरण के ऊपर। और अब अगली वीडियो में हम बायोलॉजी का कोई नया चैप्टर और कोई नई इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। बशर्ते आपको करना क्या रहता है, आप इन सबको नोट डाउन करके, मैंने इस बार आपको अच्छी तरीके से इस प्रकार से लिखा है कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। बस आपको करना ये है, आपको हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स के पास पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारे साथ जुड़ सके, और हम भी अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करा पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।